नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत पर जब अरब के आक्रमण हुए, जो तुर्की आक्रमण हुए, उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम स्पेशली फोकस करेंगे अरब के आक्रमण का भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। हम देखेंगे कि भारतीय समाज पर क्या धार्मिक परिवर्तन हुए, क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, तकनीकी परिवर्तन, तो कितने तरह के परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं भारतीय समाज में। जब भी इतिहास की पुस्तकों में या सामान्य इतिहास के विवरणों में हम देखते हैं अरब आक्रमण को, तो वहां पर अरब आक्रमण को ज्यादातर आक्रांता के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे कहा है कि इतिहास अगर आपको ठीक से समझना है या इतिहास से आपको ठीक से जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको मल्टी डायमेंशन एंगल में देखना होगा चीजों को, तभी जाके आप सही से लाभ उठा सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा उस एंगल को दिखाने का या अरब आक्रमण के उन प्रभावों को दिखाने का जो एक बहुत लंबे समय तक भारतीय समाज में बने रहते हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर कीजिएगा। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं अरब आक्रमण का भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था सबसे पहले, और उसके बाद इनका प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ने लगा। तो उसमें अगर हम देखें तो जो सिंध विजय थी उसके विषय में स्टैनली लेनपूल, एलिम्स्टन जैसे विद्वानों ने कहा था कि यह परिणाम के बिना विजय थी, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रमण था वह भारतीय क्षेत्र पर कोई शासन व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। उसने भारतीय क्षेत्रों को लूटा तो जरूर, लेकिन शासन व्यवस्था वह स्थापित नहीं कर पाया। उनकी जीत से जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी, जो भारत की सैन्य व्यवस्था थी, उसको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और भारतीय शासकों ने इन अरबों को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया। तो दरअसल यह कहते हैं कि जो अरब आक्रमण हुआ था वह बहुत छोटे क्षेत्र पर हुआ था और उससे भारतीय समाज पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। यही आम धारणा है अरब आक्रमण के पीछे। वहीं जब ये लोग तुर्क आक्रमण की बात करते हैं तो वहां कहते हैं कि तुर्कों ने बड़े आक्रमण किए और उसके बाद 12वीं शताब्दी में जो दिल्ली का क्षेत्र था वह इनके अधिकार में आ गया और जो दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ वह तुर्कों के आक्रमण का प्रभाव था। तो दरअसल बताना यह चाह रहे हैं कि अरब आक्रमण का कुछ खास प्रभाव नहीं हुआ, जबकि तुर्की आक्रमण का भारतीय समाज पर एक लंबा प्रभाव इनको देखने को मिलता है। यह एक सामान्य विचारधारा है जो जनरली अरब आक्रमण के विषय में देखी जाती है, लेकिन हम डीप डाउन जाके देखेंगे कि अरब आक्रमण का क्या भारतीय समाज पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्या भारतीय समाज में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ जो अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ हो, तो हम उसको डिटेल से देखेंगे। एक पुस्तक हमको मिलती है चचनामा, और बहुत फेमस है यह अरब आक्रमण के विषय में, मतलब सबसे विस्तृत चर्चा इसी पुस्तक में हमको मिलता है। 1226 ईस्वी में फारसी भाषा में इसको लिखा गया, अली कुफी ने इसको लिखा था और यह चचनामा काफी डिटेल से हमको इन्फॉर्मेशन देती है। बाद में योहानन फ्रेडमैन, मनन अहमद, आसिफ, इन विद्वानों ने इसका अध्ययन किया और इसका विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद वह बताते हैं कि जो चचनामा में दिए गए विवरण है वह विवरण न केवल घटनाओं के बारे में बताते हैं, बल्कि भारतीय समाज पर होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों के विषय में भी बताते हैं। इक्तेदार हुसैन सिद्दीकी कहते हैं कि अरबों ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंध का क्षेत्र और जो दक्षिणी पंजाब का क्षेत्र था, अर्थात मुल्तान का क्षेत्र, उस क्षेत्र को जीत लिया था और मोहम्मद बिन कासिम ने अल काकफी की कमान के तहत एक शासन व्यवस्था शुरू की। यह जो शासन व्यवस्था इसने शुरू की थी, इसमें नई कानूनी प्रणाली थी, जिसमें एक तथ्य हमको मिलता है निष्पक्ष न्याय का, अर्थात जाति और पंथ को ध्यान में रखे बगैर हर आदमी को बराबर न्याय मिले, यह व्यवस्था हमको मिलती है। और जो पुराने जातीय कस्बे हैं उनसे अलग व्यवस्था यहाँ परिवर्तित हुई, जिससे सामाजिक और आर्थिक और बहुत सारे जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए। अब इसको आप ऐसे समझिए, यह लोग आए थे जनजातियों से, मतलब इनका उदय हुआ था जनजातियों से, और जनजातियों से उदय होने के बाद जब यह भारतीय समाज में आते हैं तो भारतीय समाज में आते समय अपने साथ लाते हैं इस्लाम, और इस्लाम के जो मूलभूत आधार है समानता का, कि हर व्यक्ति समान है। तो यह जो समानता का अधिकार है, यह समानता का अधिकार भारतीय क्षेत्र में यह लाने का प्रयास करते हैं। इसी में यह नए नए कानून बनाते हैं, नई कानून प्रणालियां स्थापित करते हैं। तो धीरे धीरे इससे भारतीय समाज में
परिवर्तन होता है। इसके अलावा एक बड़ा परिवर्तन इन्होंने किया कि जहां भी इन्होंने हमले किए वहां पर व्यापारियों को अपने साथ ले गए। जैसे चीन में, पश्चिमी अफ्रीका में तो जो यह इस्लाम के हमले हो रहे थे, या अरब से जो हमलावर बाहर जा रहे थे अन्य क्षेत्रों पर हमला करने के लिए, वह अपने साथ व्यापारी भी ले जा रहे थे। इससे जो जल मार्ग है और जो स्थल मार्ग है, दोनों मार्गों से व्यापार तेजी से बढ़ा। तो व्यापार में एक बड़ी उन्नति हुई इन आक्रमणों के कारण। जो यह व्यापार बढ़ा, इससे भारतीय क्षेत्र को भी लाभ हुआ और अरब के क्षेत्र को भी लाभ हुआ। भारत से अरब का व्यापार काफी तेजी से बढ़ा। तो एक तो प्रभाव यह दिखता है हमको। दूसरा हम समझे कि जो भारतीय जाति व्यवस्था थी, उस जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है तो यह भारतीय जाति व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है। खलीफा द्वारा इसको इस तरह के निर्देश थे कि वह भारतीय जाति व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यह बात यह स्वीकारता है और हस्तक्षेप नहीं करता है। एक विद्वान है योहनान फ्रीडमैन, यह बताते हैं कि जब चचनामा का गहराई से अध्ययन किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, तब हमको कई सारी चीजें पता लगती हैं कि इसने जो भारतीय समाज था, उनकी जो परंपराएं थी, उनसे बिना शर्त समर्थन किया। और उच्च जाति के लोग जो थे, स्पेशली इसमें ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों को यह विश्वास पात्र मानता था, ऐसे वर्णन हमने देखे हैं। तो उच्च जाति के लोगों को यह विशेषाधिकार देना चाहता था, अर्थात जो समानता का भाव था इस्लाम में, वह भाव भारतीय समाज में पूरी तरह से लागू नहीं होता है। हालांकि यह कमी हम इस्लाम के अंदर भी देखते हैं कि जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको इस्लाम में शामिल नहीं किया जाता था। तो जो विशेषाधिकार है भारतीय समाज में, उसको यह बनाए रखता है। निम्न जाति के लोगों के साथ जो अपमानजनक स्थिति थी, वह स्थिति यह सुधारने का प्रयास भी नहीं करता है। अर्थात भले ही इस्लाम को लेकर आया था, समानता का विचार लेके आया था, इनके आदर्शों को लेकर आया था, लेकिन इसने भारतीय समाज से छेड़छाड़ नहीं किया, जाति व्यवस्था को इसने परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया और ब्राह्मणों को विशेषाधिकार इसने लगातार दिया। ब्राह्मणों के विषय में यह कहता था कि यह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत वफादार लोग हैं। जिन क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, उसको वापस उन्हीं हिंदू राजवंशों को सौंप दिया। उनको एक तरह से अपना सामंत बना लिया और उन्हीं राजवंशों को इसने वापस सौंप दिया। इसका एक कारण यह भी बताते हैं कि इसको पता था कि एक लंबे समय तक यह शासन व्यवस्था को संभाल नहीं सकता है। एक बार युद्ध करके यह जीत तो गया है, लेकिन वापस उस क्षेत्र को बनाए रखना अपने कंट्रोल में यह इसके बस में नहीं था, या इसने ऐसा महसूस किया कि यह ऐसा कर नहीं पाएगा। तो इसके वजह से हिंदू राजवंशों को यह सामंत के रूप में नियुक्त करके पुनः व्यवस्था वापस सौंप देता था। दूसरा, इसको अन्य क्षेत्र पर हमले भी करने होते थे, तो उस कारण से भी यह पुराने राजाओं को ही उनकी संपत्ति लौटा देता था या उनके नेतृत्व में ही छोड़ देता था राज्य को। एक उपाधि हमको मिलती है राणा की उपाधि। जो समाज का कुलीन वर्ग था, उसको राणा की उपाधि दी जाने लगी। जो आम लोग थे, उनको पूजा करने की स्वतंत्रता, उनको अपने धार्मिक विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यह सब कुछ मिली हुई थी। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी थी कि वह लोग कर चुकाते रहें। जैसा कर वह राजा दहर को चुकाते थे, वैसा ही कर यह लोग मोहम्मद बिन कासिम को चुकाते रहें। तो कुल मिलाकर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, या हम कहें भारतीय जाति व्यवस्था में, यह हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यह चाहता है कि भारतीय समाज इसको टैक्स अदा करता रहे। जो भारतीय जाट राजा है, उनके साथ हम देखते हैं कि अरबों का कैसा व्यवहार होता है और क्या परिवर्तन होता है जाटों पर। जो जाट हैं, उनके साथ इसका व्यवहार जो हिंदू शासक थे, जैसे दाहर को इसने हराया था, उसी तरह से काफी बुरा बर्ताव यह करता है, उनको हराता है। दाहर के विषय में आपको याद हो तो उस पर भी आरोप लगाया था कि उसने समुद्री डाकुओं को संरक्षण दिया है, उसी आधार पे वह आक्रमण करता है। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक राजा के साथ कैसा व्यवहार, दूसरा प्रजा के साथ कैसा व्यवहार। अभी हमने जो पीछे देखा जाति व्यवस्था वाला, उसमें ज्यादा प्रभाव दिखेगा प्रजा के साथ। राजा के साथ इसका व्यवहार हमेशा बुरा ही हमको दिखेगा, क्योंकि राजा को यह हराएगा और जनता के बीच यह स्थापित करेगा कि इनका राजा बुरा था, तो खुद को एक अच्छा राजा यह दिखाना चाहेगा। फ्रेडमैन कहता है कि जाटों के लिए कुछ नियम बना दिए गए थे कि जाट मोटे कपड़े पहनेंगे, नंगे पांव चलेंगे। अगर वह बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाता था। तो जाटों के साथ या जाट राजाओं के साथ यह बहुत बुरा व्यवहार करता है। जब ये लोग बाहर जाते थे, अर्थात जाट जब बाहर जाते थे, तो यह अपने साथ कुत्तों को लेकर चलते थे। तो
कुत्ते होना जाटों की पहचान बन गई थी। मतलब जब भी जाट चलते थे तो अपने साथ कुत्ते लेके चलना अनिवार्य शर्त थी। यदि उनको चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता था तो उनको परिवार सहित जिंदा जला दिया जाता था। उनको घोड़े की सवारी करने की अनुमति भी नहीं थी और जाट बदनाम थे ज्यादातर डकैती के लिए। और मोहम्मद बिन कासिम ने इनको क्या किया, दुष्ट लोगों की श्रेणी में रख दिया। तो जाटों के साथ बहुत खराब व्यवहार हमको दिखता है अरब आक्रमणकारियों का, स्पेशली मोहम्मद बिन कासिम का। यह जाटों को पूरी तरह से देशद्रोही टाइप का सिद्ध करते हैं कि यह लोग राज्य के खिलाफ हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ हैं, जनता के खिलाफ हैं, ये डकैत लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। इस तरह की व्यवस्था यह जाटों के खिलाफ बना देता है। इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर? तो जो धर्म था वह धीरे धीरे भारतीय समाज में फैलने लगा और यह धर्म शुरू हुआ सिंध के क्षेत्र से। इक्तेदार हुसैन सिद्दीकी इसके बारे में बताते हैं कि मौला ए इस्लाम एक शब्द प्रयोग किया गया और यह शब्द प्रयोग किया गया ऐसे लोगों के लिए जो इस्लाम में परिवर्तित हुए और उच्च हैसियत वाले लोग थे। तो ऐसे लोग जिनकी हैसियत काफी अच्छी थी, मतलब समाज में जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी थी, धन दौलत से जो लोग मजबूत थे, जब वह इस्लाम में कन्वर्ट होते थे तो उनको उपाधि दे दी जाती थी मौला ए इस्लाम की। और मौला ए इस्लाम की उपाधि बहुत सारे लोगों के लिए सम्मान की बात थी। तो इस सम्मान को पाने के लिए बहुत सारे लोग आकर्षित हुए और इस्लाम में कन्वर्ट हुए। तो इस्लाम में जो कन्वर्ट करने की इच्छा थी या करने का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को यह लोग पूरा कर रहे थे और इस्लाम में शामिल करवा रहे थे किसको? ज्यादातर जो धनी वर्ग से थे। हमने देखा कि यह निम्न वर्ग के लोगों को, शूद्रों को इस्लाम में शामिल नहीं करते हैं अपने प्रारंभिक स्टेज पे। तो भारतीय समाज में या हम कहें जो सिंध का क्षेत्र है उस समाज से बड़ी मात्रा में इस्लामीकरण हमको दिखता है। बाद में जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो शूद्र हैं, यह सारे लोग इस धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं और इन्होंने भी इस्लाम को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। हमने जैसे देखा था बौद्ध धर्म के विषय में, बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनको ब्राह्मणवादी समाज में सताया जा रहा था। इस्लाम भी जब आएगा तो यह भी समानता की विचारधारा के साथ आएगा और बौद्धों में भी क्या विचारधारा थी? समानता की। तो जब इस तरह की विचारधारा के साथ यह आएगा तो भारतीय समाज से एक बड़ी संख्या में लोग इनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे प्रारंभिक स्तर पर यह प्रमोट करते थे उच्च हैसियत वाले लोगों को, अर्थात जो पैसे से बहुत मजबूत लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे जो दलित समुदाय है वह भी इस्लाम से जुड़ता गया। सिद्दीकी उल्लेख करते हैं कि जो सिंध का क्षेत्र था वहां पर ब्राह्मण थे और उसके साथ साथ वहां बौद्ध भी थे। ब्राह्मण स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे और बौद्धों से इनकी प्रतिस्पर्धा थी। मतलब ब्राह्मण और बौद्धों के बीच धार्मिक तनाव था। इस धार्मिक तनाव के कारण ऐसे बहुत सारे बौद्ध भी हैं जिन्होंने इस्लाम में धर्म परिवर्तन कर लिया। तो इस्लामीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ता गया। फर्स्ट स्टेज पर लोगों को भरोसा हो रहा था इस्लाम में कि इस्लाम एक ऐसी विचारधारा के साथ आया है जिससे उन्हें समानता मिल सकती है या जिससे उन्हें समाज में समान अधिकार मिल सकता है। बौद्धों के साथ हम देखते हैं कि जब सिंध पर हमला हुआ था या जब सिंध को जीता गया था, उससे पहले ही जो बौद्ध थे इनका संपर्क था अरब के लोगों से। इसमें एक फेमस नाम हमको मिलता है मोहम्मद इल्फी का। मोहम्मद इल्फी मोहम्मद बिन कासिम का एक सरदार था और इसने जो बौद्ध प्रमुख थे, अरब के जो गवर्नर थे, इनके मध्य एक संपर्क स्थापित पहले से ही किया हुआ था। तो जब इस्लाम विजयों के बाद या युद्ध को जीतते हुए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो बौद्धों का संपर्क पहले से ही था इनसे। ब्राह्मण और बौद्धों के बीच धार्मिक द्वंद्व चल रहा था। इससे बहुत सारे बौद्ध भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो हिंदू समाज में निम्न जाति के लोग थे, यह लोग भी इस्लाम समाज में शामिल हो जाते हैं। तो इस्लामीकरण का भारतीय समाज पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज से जो सताए हुए लोग थे, जिनको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा था, वह सारे लोग भाग रहे थे इस्लाम की तरफ। एक विकल्प उनको मिल रहा था जहां समानता उनको दिखाई जा रही थी। तो इस तरह से भारतीय समाज में बड़े स्तर पर इस्लामीकरण होता है अरब आक्रमण के प्रभाव स्वरूप। इस्लामीकरण के विषय में जब हम देखते हैं तो अरब आक्रमण के समय कितना इसका प्रभाव पड़ा, इस पर थोड़े बहुत हमको विवाद मिलते हैं। लेकिन जब हम डिटेल से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसका प्रभाव शहरी क्षेत्र में ज्यादा पड़ा था। जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पर अरब आक्रमण का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। मतलब इस्लामीकरण के केस में जो ग्रामीण इलाके थे
वहां पर लोग अपने पैतृक धर्म को ही मानते रहे, मतलब जो उनके पूर्वजों के धर्म थे उसी धर्म को वह लोग मानते रहे। तो इस्लामीकरण का ज्यादा प्रभाव पड़ा शहरी क्षेत्र में। धीरे धीरे हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी के बाद से जो मुस्लिम मिशनरी हैं यह ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार होता है। मतलब फर्स्ट स्टेज में जब इस्लाम आएगा तो ज्यादा प्रभाव उसका होगा शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में लोग ज्यादा परिवर्तन को स्वीकार करेंगे और इस्लाम में ज्यादा कन्वर्ट होंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह अपने पैतृक धर्म से जुड़े रहेंगे। जब इस्लाम मिशन के रूप में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू करेगा, मिशनरियों की नियुक्ति करेगा, उस समय इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में हमको दिखना शुरू होगा। कासिम के विषय में जब हम देखते हैं तो अभी हमने जैसे देखा कि इसने सिंध के क्षेत्र में कोई बड़े परिवर्तन नहीं किए। सिंध की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था में बड़े परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। तो हमको यह समझना होगा कि ऐसा इसने क्यों किया, मतलब सिंध के क्षेत्र में इसने परिवर्तन करने के प्रयास क्यों नहीं किए, इस बात को हमें समझना होगा। एक चीज तो हम देखते हैं कि जो इराक का गवर्नर था हजाज, उसने साफ इसको निर्देश दे रखा था कि जो भारतीय समाज है उसकी धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप ना करे। और चचनामा भी कुछ इसी तरह का विवरण हमको देता है कि कासिम जो था यह ब्राह्मणाबाद को व्यवस्थित करता है, शांतिपूर्ण स्थिति में उसको छोड़ देता है और फिर वापस अलोर चला जाता है। हमने देखा था ब्राह्मणाबाद की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी क्षेत्र को जीता जाता है और जीतने के बाद वापस उसी व्यक्ति को लौटा दिया जाता है जिससे जीता था, और उसको कहीं ना कहीं अपने सामंत के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। तो एक तो इसने ब्राह्मणावाद की व्यवस्था को अपनाया, इसके कारण इसने भारतीय समाज में परिवर्तन नहीं किया, या हम कहें कि सिंध के क्षेत्र में इसने परिवर्तन नहीं किए। दूसरा, इराक के गवर्नर का इसको आदेश था कि यह भारतीय समाज में परिवर्तन ना करे। तीसरा कारण हो सकता है कि जो भारतीय समाज था वह भारतीय समाज पहले से ही बहुत कॉम्प्लेक्स था। क्यों? बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था और ब्राह्मणवादी समाज था। यह तीनों लोग अपनी व्यवस्थाओं को बनाए हुए थे। जैन धर्म भी राजधर्म से जुड़ चुका था, अर्थात जो राजा बनाए जा रहे थे उनके साथ जैन धर्म जुड़ा हुआ था। ब्राह्मणवादी समाज यह भी राजाओं से जुड़ा था और बौद्धों को समर्थन राजा दे रहे थे बड़ी मात्रा में। तो दरअसल जो धार्मिक व्यवस्था थी भारतीय समाज की वह राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह से कनेक्टेड थी। उस समय धर्म पर हमला करने का मतलब होता राजा पर हमला करना। तो जैसे ही यह धर्म के नाम पर किसी एक राजा पर हमला करता या किसी एक धार्मिक व्यवस्था पर हमला करता तो उस धर्म से जुड़े जितने भी राजा हैं वह इसके विद्रोही हो जाते। तो शायद यह एक बड़ा कारण था जिसके कारण इसने भारतीय धार्मिक व्यवस्था पर अटैक नहीं किया या भारतीय सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। इस्लामीकरण का जो प्रभाव हुआ वह प्रभाव अपने आप से ज्यादा था, मतलब लोगों ने प्रारंभिक स्तर पर इस्लाम को स्वयं से ज्यादा अपनाया। हम समझना चाहें कि भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जो भारतीय संस्कृति थी और जो अरब संस्कृति थी इनके मध्य एक बड़ा संपर्क स्थापित हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए। हमने देखा कि जो भारतीय ग्रंथ हैं जैसे पंचतंत्र, इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। भारतीय ग्रंथों को बड़ी संख्या में वहां ले जाया गया। जो साहित्य से जुड़ी पुस्तकें हैं, चिकित्सा से जुड़ी, गणित से जुड़ी, खगोल विज्ञान से जुड़ी, इन सारी पुस्तकों को वहां ले जाया गया और उनका अनुवाद किया गया अरबी भाषा में, फारसी भाषा में। इससे जो भारतीय साहित्य का ज्ञान है वह अरब के क्षेत्र में पहुंचा। जो अरब का संगीत है उसका प्रभाव हमको भारतीय क्षेत्र में मिलता है। तो 1771 ईस्वी में जो ब्रह्मागुप्त की पुस्तक थी ब्रह्मा सिद्धांत, यह पहुंचती है अरब के क्षेत्र में और कहां पर, बगदाद में। इसको ट्रांसफर किया गया अरबी भाषा में और नाम क्या रखा गया, सिंध हिंद। तो सिंध हिंद के नाम से इसको ट्रांसलेट किया गया। चिकित्सा पर भी खूब ध्यान दिया गया, मतलब जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था थी वह भी अरब के क्षेत्र में पहुंच गई। जो संस्कृत की कृतियां थी या जो संस्कृत की रचनाएं थी चिकित्सा से जुड़ी, ऐसी लगभग 15 रचनाओं का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, जिसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या बड़ी फेमस पुस्तकें हैं, इनका भी अनुवाद हुआ। तो जो चिकित्सा का ज्ञान था, भारतीय चिकित्सा जिस स्तर पर थी वह ज्ञान पहुंच गया अरब के क्षेत्र में। इसके साथ साथ जो भारतीय डॉक्टर थे वह बड़ी मात्रा में अरब के क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि वहां पर अच्छे डॉक्टर नहीं थे या हम कहे उस समय वैद्य नहीं थे। तो यहाँ के वैद्य वहां जाते थे, इलाज करते थे और इनकी जो औषधियां थी वह बहुत कारगर थी। तो इससे जो भारतीय डॉक्टर हैं या जो भारतीय वैद्य हैं
इनकी बहुत प्रतिष्ठा हमको देखने को मिलती है। इसका एक उदाहरण हमको मिलता है कि खलीफा हारून अल रशीद बीमार हुए और एक डॉक्टर था मनका जाता है इनका इलाज करने। उस इलाज के बदले इसको बहुत सारी प्रतिष्ठा, बहुत सारा धन, वह सब कुछ मिलता है। तो एक प्रभाव पड़ता है भारतीय वैद्यों के ऊपर कि यह अरब के क्षेत्र में जाएं और बहुत सारा धन कमा कर लाएं। तो इस तरह से भारतीय साहित्य पर या भारतीय साहित्य का अरब के क्षेत्र पर हमको प्रभाव दिखता है। ज्योतिष से जुड़ी बहुत सारी पुस्तकें, हस्तरेखा विज्ञान से जुड़ी बहुत सारी पुस्तकें, इन सब पर अरबों का ध्यान गया और इनका भी ट्रांसलेशन किया गया अरबी भाषा में। शासन करने की कला, जिसमें हमने देखा था पंचतंत्र, युद्ध की कला, तर्क, नैतिकता, जादू, इन सब का ट्रांसफर किया गया और यह सब अनुवादित हुई अरबी भाषाओं में। और इससे जो भारतीय साहित्य का ज्ञान था वह अरब के क्षेत्र में पहुंचा। जैसे मैंने बात की पंचतंत्र की, इसका अनुवाद किया गया कलिमा और डिमना की कहानी के रूप में। मतलब अरबी और फारसी भाषा में यह नाम है, कलिमा और डिमना की कहानी। इस रूप में ट्रांसलेट किया गया। जो भारतीय खेल था चौसर, जिसका उल्लेख हमने महाभारत में भी देखा है, यह जो चौसर का खेल था यह ट्रांसफर हुआ शतरंज के रूप में और यह खेल पहुंच गया अरब के क्षेत्र में। ओरिजिनेटेड कहां से था? भारतीय क्षेत्र से। तो यह साहित्यिक आदान प्रदान हमको दिखता है। धर्म और संगीत पर भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो सूफीवाद था जो सिंध के क्षेत्र में फेमस हुआ था, इस सूफीवाद में हम देखते हैं कि बिस्ताम का बायजीद यह एक महान सूफी संत हुआ और इसके ऊपर भारतीय समाज का काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। ये कहते थे कि मैंने सिंध के अबू अली से विज्ञान अथवा इल्म ए फना या विनाश और तौहीद या एकता का पाठ सीखा एवं अबू अली ने मुझसे इस्लामी एकता का पाठ सीखा। तो भारतीय क्षेत्र से यह विज्ञान सीखता है, एकता का पाठ सीखता है, तौहीद सीखता है और भारतीय क्षेत्र को यह इस्लाम का पाठ पढ़ाता है। बौद्धों का बहुत प्रभाव पड़ेगा इस्लाम पे, यह आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संगीत पर हम देखते हैं कि अरब संगीत का काफी प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति मिलता है हमको जाहिद, और यह क्या है? एक अरब लेखक। यह बताता है कि जो बगदाद का क्षेत्र है वहां पर भारतीय संगीत को काफी पसंद किया जाता था, वहां काफी सराहना मिलती थी भारतीय संगीत को। वहीं जो भारतीय संगीत है उसमें येमन और हिज एवं जंगला ऐसे कई फारसी धुन भी और अरबिक धुन भी हमको देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संगीत पर प्रभाव पड़ता है अरब के संगीत का। और एक बड़ा धार्मिक एंगल हमको देखने को मिलता है कि जो सिंध का क्षेत्र है और जो मुल्तान का क्षेत्र है, जब इस क्षेत्र को जीता गया उसके बाद जो गो हत्या होती थी उस गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह शायद जो ब्राह्मणवादी समाज था उस ब्राह्मणवादी समाज को खुश करने के लिए किया गया हो, क्योंकि अरब आक्रमणकारी ब्राह्मणों को उच्च स्थान दे रहे थे। उसका भी कारण है जो ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हैं वह ज्यादातर इन्हीं ब्राह्मणों के पास हैं या उस समय इन्हीं ब्राह्मणों के पास थी। तो इनसे यदि ज्ञान विज्ञान सीखना था तो इनको सामाजिक प्रतिष्ठा देनी ही पड़ी। तो इस कारण से जो ब्राह्मणवादी समाज था उसको काफी सम्मान मिला और उनके जो विचार थे उन विचारों को भी सम्मान दिया गया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 886 ईस्वी में हम देखते हैं कि जो एक हिंदू राजा होता है वह भी कुरान का अनुवाद करवाता है और इसके लिए एक व्यक्ति को यह बुलाता है अरब के क्षेत्र से, जिसका नाम है मंसूरा। तो मंसूरा को यह अरब क्षेत्र से बुलवाकर कुरान का अनुवाद करवाता है भारतीय भाषाओं में। इससे क्या होता है, जो भारतीय समाज है वह भी इस्लाम के विषय में काफी कुछ जानने लगता है। इस्लामीकरण हो रहा था तेजी से और इस्लाम के जो मूल विचार हैं उन विचारों को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि आम जनता ना तो फारसी जानती थी, अर्थात जो भारतीय जनता थी वह उस समय फारसी तो जानती नहीं थी, अरबिक उनको आती नहीं थी। इसलिए स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया कुरान का और इससे जो इस्लाम के विचार थे वह भारतीय समाज में फैलने लगे। अब हम समझें कि जो व्यापार पर प्रभाव पड़ा, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा व्यापार पर, उसको हम समझ लेते हैं। जो सिंध के व्यापारी थे, मुल्तान के व्यापारी थे, यह लगातार अरब के व्यापारियों से जुड़े रहे। इससे लगातार इनका अरब के क्षेत्र से आना जाना बना रहा। इससे जो भारतीय उत्पाद थे उनको बड़ी मात्रा में अरब के क्षेत्रों में बेचा गया और वहां से बहुत सारा धन भारतीय समाज में आया। जब यह व्यापार आगे बढ़ता था, मतलब भारत से व्यापार होता था अरब देश में और अरब देश से यह व्यापार और आगे बढ़ता था, तो इससे जो भारतीय व्यापार था वह एक वैश्विक स्तर का व्यापार बना। इसमें बहुत मदद की, क्योंकि जो अरब आक्रमण हुए उन आक्रमणों के कारण बहुत सारे व्यापारिक मार्ग बने, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
इससे भारत और अरब के बीच व्यापार लगातार बढ़ा। खुरासन के क्षेत्र में, काबुल के क्षेत्र में, बामियान के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में व्यापारिक बस्तियां बसाई गई। व्यापारी एक दूसरे स्थान पर आते जाते रहे, तो व्यापारिक बस्तियों के रूप में इनका उदय हुआ और बहुत सारा व्यापार इन क्षेत्रों से हमको देखने को मिला। इस व्यापार से अरब व्यापारियों को भी लाभ हुआ और जो सिंध के हिंदू हैं उनको भी बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त हुआ। धीरे धीरे जो सिंध का क्षेत्र है अलोर, यह एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया, जो सिंध और मुल्तान के क्षेत्र से व्यापार हो रहा था। इस व्यापार से जो अब्बासीद का खजाना था या जो अब्बासीद साम्राज्य था, उसके खजाने में एक बड़ा योगदान दिया जा रहा था। व्यापारों के माध्यम से राजा के पास भी इनडायरेक्टली संपत्ति तो पहुंच ही रही थी, टैक्स कलेक्शन के माध्यम से। जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के मध्य यदि व्यापार होता है तो व्यापार के साथ हमको व्यापारी मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे तो इनकी आय बढ़ेगी, जब इनकी आय बढ़ेगी तो यह कर देंगे, तो इस कर से राजा का भी जो राजकोष है वह राजकोष बढ़ेगा। तो इस तरह से व्यापार से बहुत सारा राजकोष राजाओं के पास भी पहुंच रहा था और अब्बासीद जो साम्राज्य था उसको बहुत लाभ हुआ जब सिंध से और मुल्तान से व्यापार हुए। इसकी तुलना में अगर हम देखें तो जो काबुल के व्यापारी थे वह कम योगदान देते थे इस अब्बासीद के खजाने में। वहीं सिंध और मुल्तान के लोग लगभग 5 गुना ज्यादा कर अदा करते थे, अर्थात अब्बासीद के खजाने में 5 गुना ज्यादा इजाफा किया सिंध और मुल्तान के व्यापारियों ने। जब व्यापार और ज्यादा बढ़ा तो जल मार्ग से भी व्यापार होने लगा। जल मार्ग से जब व्यापार होने लगा तो बहुत सारे बंदरगाहों का निर्माण हुआ। इसमें एम्बे बंदरगाह, टोल बंदरगाह, हुनावर बंदरगाह, यह प्रमुख बंदरगाह विकसित हुए। धीरे धीरे जो व्यापारी थे उनकी कई सारी कॉलोनियां भी विकसित हुई। तो अरब व्यापार से या अरब आक्रमण के बाद जो व्यापार था वह बड़ी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि एक व्यवस्थित मार्ग मिलता है लोगों को व्यापार करने के लिए। इस्लाम का प्रसार जैसा हमने देखा यह लगातार हो रहा था। धीरे धीरे यह इस्लाम का जो प्रसार था वह दक्षिण भारत में भी होने लगता है। एक गवर्नर था हज्जाज। हज्जाज वह व्यक्ति था जिसने सिंध अभियान के दौरान नेतृत्व किया था, अर्थात जब सिंध पर हमला हुआ था। इसने दक्षिण भारत में मुस्लिम व्यापारियों की एक बस्ती बसाई थी और इनडायरेक्टली यह इस्लाम का प्रसार कर रहा था दक्षिण भारत के क्षेत्र में। जब बगदाद में इस हज्जाज ने सरकार संभाली या नेतृत्व संभाला, उस समय ऐसे बहुत सारे इसके राजनीतिक शत्रु थे जो भारतीय उपमहाद्वीप में आकर बस गए। स्पेशली जो दक्षिणी तट है वहां पर उन्होंने शरण ले ली। इससे जो मुंबई का कोंकण तट है, जो तमिलनाडु का तिरुनेलवेली तट है, यहाँ पर बस्तियां विकसित होने लगी। और एक बस्ती हमको मिलती है जो कि संबंधित है नवायत समुदाय से। तो आपका जो यह नवायत समुदाय के लोग थे यह इन्हीं बस्तियों के निवासी थे, अर्थात इस्लाम का प्रसार हुआ। इस्लाम के प्रसार के साथ साथ जो बगदाद का क्षेत्र है वहां पर नेतृत्वकर्ता भी बदला। नेतृत्व संभाला किसने? हज्जाज ने। हज्जाज कौन है? यह वही व्यक्ति है जिसने सिंध अभियान के दौरान गवर्नर के रूप में काम किया था। और जब इसने नेतृत्व संभाला बगदाद में तो बहुत सारे लोग जो इसके राजनीतिक रूप से दुश्मन थे, लेकिन थे वह भी इस्लाम धर्म के ही, वह भागकर चले आते हैं भारतीय क्षेत्र में और भारतीय क्षेत्र में वह बस्तियां बसाते हैं, स्पेशली दक्षिण भारत के क्षेत्र में। तो इससे हम देखते हैं कि न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी इस्लाम का प्रसार होने लगता है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमको मिलता है मालाबार का। मालाबार का जो क्षेत्र था यह धीरे धीरे अरब उपनिवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। जो मुस्लिम आबादी थी यहाँ पर, यह बड़ी मात्रा में यहाँ आकर बस जाती है। और इसका एक कारण हमको मिलता है कि जो यहाँ का स्थानीय शासक था उसने इस्लाम को अपना लिया था। और जब उसने इस्लाम को अपना लिया था तो बड़ी मात्रा में वह इस्लाम से कनेक्टेड लोगों को शरण दे रहा था। तो इससे जो मालाबार का क्षेत्र है वह इस्लाम धर्म का एक बड़ा केंद्र बन जाता है। बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे नाविक, फिर मिशनरी बहुत सारे, या धीरे धीरे मलय क्षेत्र में, इंडोनेशिया में, पूर्वी एशिया में धीरे धीरे सारे क्षेत्रों में फैलने लगते हैं। और इस्लाम का प्रसार न केवल दक्षिण भारत में बल्कि उससे आगे अन्य देशों में भी होने लगता है। धीरे धीरे जो ब्राह्मणवादी समाज था, जो बौद्ध धर्म था, उन्होंने देखा कि इस्लाम जिस तीव्रता के साथ बढ़ रहा है उस तीव्रता से बढ़ने के कारण इनके ऊपर भी संकट आता है। तो यह भी अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं में बहुत सारे सुधार करेंगे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि आज भी जो बाली का क्षेत्र है वहां पर ज्यादा हिंदू हैं, जो मलेशिया का क्षेत्र है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा मुस्लिम है।
तो इंडोनेशिया, मलेशिया, इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है, इसका एक प्रमुख कारण है कि भारत में जो इस्लाम का हमला हुआ या भारत में जो अरब का हमला हुआ, भारतीय समाज में जिस तरह से इस्लामीकरण को फैलाया गया, उसी इस्लामीकरण का प्रभाव धीरे धीरे इन देशों में भी देखने को मिला। आपने इंडोनेशिया के विषय में कई बार सुना होगा कि यह हिंदू धर्म की संस्कृति को काफी प्रमोट भी करते हैं अपने क्षेत्र में, जबकि इनकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। तो जो बेसिक कल्चर था इनका, वह कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से कनेक्टेड था, लेकिन इस्लाम का प्रसार इनके यहाँ तेजी से हुआ और बहुत सारे मुस्लिम इनके क्षेत्रों में जाकर बस गए। उससे मुस्लिम आबादी जो थी या इस्लाम से जो कनेक्टेड आबादी थी, वह इन देशों में बढ़ गई। तो इस्लाम का प्रसार एक बड़ी मात्रा में हमको भारतीय क्षेत्र के बाहर भी देखने को मिलने लगा। कुछ तकनीकी उन्नति भी हमको मिलती है देखने को, जैसे एक व्यवस्था मिलती है हमको ताफ्ता की। ताफ्ता क्या व्यवस्था थी? एक तरह से आप समझ लीजिए आग छोड़ी जाती थी शत्रुओं पर। समझते हैं इस तकनीकी को। जब हम इस्लाम का प्रभाव देखते हैं, उसके साथ साथ जब हम अरब का आक्रमण देखते हैं, तो जैसे हमने देखा था तुर्कों के आक्रमण के समय कि रकाब यह इस्तेमाल करते हैं घोड़ों पर बड़ी मात्रा में, और वह भी लोहे की रकाब। उसी तरह से जब अरब आक्रमण होते हैं तो यह भी अपने साथ बहुत सारे हथियार, बहुत सारी युद्ध सामग्री लेकर आते हैं और इन युद्ध सामग्रियों का यह बार बार इस्तेमाल करते हैं। एक इसमें से था नाफ्ता या ग्रीक आग, जिसे कहा जाता है। 671 से 678 के बीच कॉन्स्टेंटिनोपल पर अपने असफल हमलों में इसका उपयोग होता हुआ देखा गया था। और रचनामा में यह वर्णन हमको मिलता है कि जब सिंध पर हमला हुआ था, उस समय भी जो अरब सेना थी, उस सेना के पास 900 ताफ्ता या नाफ्ता हमको दिखते हैं। ये जो आपकी ताफ्ता थी, इसके माध्यम से आग के गोले फेंके जाते थे, कभी कभी ज्वलनशील सामग्री के साथ, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, उसके साथ कभी कभी जो तीर होते थे, उन तीरों की नोक पर आग के गोले लगाए जाते थे। मतलब जैसे तबड़ा बांधकर इस पे आग लगा दी जाए, तो उसको भी यह लोग फेंकते थे। तो इस तरह का एक हथियार हमको मिलता है जिससे बड़ी मात्रा में हमला किया जाता है। अब जो आपका यह हथियार था, यह उस समय के भारत में काफी नया दिखता है। हालांकि बहुत प्राचीन भारत हम देखें तो ऐसे बहुत सारे अस्त्रों का हमको वर्णन मिलता है भारतीय समाज में। आप महाभारत देखिए, रामायण देखिए, उन सब में बहुत वर्णन है ऐसे अस्त्रों का। लेकिन जिस समय काल की यह बात की जा रही है, उस समय काल में भारतीय समाज में यह हथियार हमको नहीं दिख रहे थे। इससे संख्या बल में कम होने के बावजूद भी अरब आक्रमणकारी भारतीय समाज में सफल होते हैं। दूसरा हथियार हमको मिलता है मंजालिक या मैंगोनेल। इस हथियार को आपने देखा होगा कहां पर? मूवीज में। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत। पद्मावत मूवी में जो खिलजी हथियार लेके आता है, पत्थर फेंकने वाले, उसमें इस्तेमाल होते हैं गोले, लेकिन तकनीकी वही है, पत्थर की जगह गोले हो जाते हैं वहां पर। तो इस तरह के जो हथियार हैं पत्थर फेंकने वाले, इससे भी तेजी से आक्रमण किए जाते हैं। स्पेशली जो किले पर आक्रमण होते थे, उन आक्रमणों में यह हथियार बहुत कारगर सिद्ध होते थे। तो यह तकनीकी भी भारतीय क्षेत्र में आती हुई हमको दिखती है। और जब हम देखते हैं देवुल बंदरगाह पर हुआ हमला, उस हमले में इसका उल्लेख हमको मिलता है। और बताता कौन है? चचनामा। जब मंदिरों को तोड़ा गया, उस समय जो मंदिर के शिखर थे, वहां पर पहुंच पाना इतना आसान तो था नहीं, मतलब काफी कठिन काम था। तो उन शिखरों को तोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। बाद में हम देखते हैं कि जो 13वीं शताब्दी का काल है, उस समय जो चीनी लोग हैं, जो मंगोल हैं, वह भी इन्हीं हथियारों का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे इस हथियार का प्रयोग लगातार बढ़ता जाता है और जब दिल्ली सल्तनत का काल आता है तो इनके कुछ संशोधित संस्करण भी हमको मिलते हैं। जैसे पहले पत्थर फेंके जा रहे थे, बाद में बारूद भरे गोले फेंके जाने लगे, जो हमने पद्मावत मूवी में देखा था। तो इस तरह से जो अरब आक्रमण हुआ, उसका भारतीय समाज पर एक बहुत लंबा प्रभाव हमको दिखता है। अगर आप इनको सिर्फ आक्रमणकारी के रूप में देखेंगे तो बाद में जो भारतीय समाज में परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे व्यापारी जाकर या कैसे मुस्लिम आबादी जाकर दक्षिण भारत में इतनी बड़ी मात्रा में बसी, कैसे जो भारत के बाहर के देश है या जो अन्य देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी इतनी बड़ी मात्रा में पहुंची। उत्तर भारत में कैसे व्यापारिक बस्तियां बसी, कैसे अरब के क्षेत्र से भारतीय व्यापार इतनी तीव्रता से बढ़ा। तो वह सब कुछ हम तभी समझ पाएंगे जब हम इनके प्रभावों को काफी विस्तृत रूप से समझ लें। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा
और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।